पिछले कुछ दिन तुम कितने व्यस्त थे, फिर आज अचानक तुम्हारा मन मेरे साथ पतंग उड़ाने का कैसे हुआ? मैंने देखा कि बसंत के मौसम में युवा हमेशा अपनी प्रेमिका को बाहर बुलाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, इसलिए राजकुमारी रोंगली, आप भी पतंग उड़ा रही हैं? प्रणाम। आज मैं और मैनिया बस किसी आम जोड़े की तरह अपना वक्त साथ में बिताने आए। औपचारिकता मत करो। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ना हम एक पतंगबाजी का मुकाबला कर लें? जो हारेगा उसको सजा मिलेगी। तो फिर तय रहा। चलो। संभल कर ली। शाव, थोड़ा ऊंचा उड़ाओ। आपने तो कहा था आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर हार कैसे गए? तो मेरे पीछे खड़ी थी तो थोड़ा घबरा गया। अच्छा शाव, आप ये कहना चाहते हो कि आप मेरी वजह से हार गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हारा क्योंकि मैं उनकी तरह माहिर नहीं। अरे ली, तुमने पतंग छोड़ क्यों दी? कहते हैं कि जब पतंग आसमान में उड़कर चली जाती है तो वो अपने साथ सारी तकलीफें और परेशानियां भी ले जाती है। मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी है कि तुम और मैं और हमारे आसपास के सारे लोग हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें और हर मुसीबत से दूर रहें। लिंगुए, तुमने कहा था जो हारेगा उसे सजा मिलेगी, तो सजा क्या है बताओ? तो सजा ये है कि भैया सुनो, राजकुमारी रोंगली। तो ये राजकुमारी बच्चों की रोंगली। देखभाल करना। बिल्कुल सही। राजकुमारी, क्या आपको पता नहीं, शाव हर रोज बच्चों से घिरे रहते हैं। मुझे तो उनके साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, आज बच्चों की देखभाल मैं करूंगी और जितनी देर चाहे शाव के साथ वक्त बिता सकती हूँ। बच्चों, राजकुमारी रोंगली, हमें कैसे आपके हो? साथ खेलना है। राजकुमारी, गलती मेरी है। मैं इन्हें तहजीब नहीं सिखा पाया। बच्चों चलो, मैं तुम लोगों को मिठाई देता हूँ। आ जाओ। क्या तुम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की? ये लो। झाओ में हुए भूकंप के बाद हाँ ले लो। जिन बच्चों ने अपने परिवार को खो दिया, शुरुआत में वो बात ही नहीं करते तुम भी लो। थे। अब देखो 6 महीने के आराम अंदर से। शाव की देखभाल में रहकर भी वो सबके लिए कितने एक खुश एक लग रहे हैं। ये सही लो। कहा। हाँ, पकड़ो। पिछले 6 महीनों में इन्होंने सिर्फ इन बच्चों पर ही ध्यान दिया है, मेरे बारे में हाँ, सोचा बहुत भी अच्छे नहीं। है। झगड़ा मत करो। ये लो। लिंगुए दीदी, शाव भैया ने कहा है कि आपको दे दूं। धन्यवाद बेटा, फूल बहुत प्यारे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ आ जाओ, यहाँ जल्दी आ जाओ। चलो बच्चों, सब इधर आ जाओ। क्या आप हमें मिठाई देंगी? मैं और ली बच्चों को संभाल लेंगे। अब हमें खेलना है। हाँ, क्यों नहीं? क्या आप हमें पकड़ेंगी? हम सब चलिए ना, खेलेंगे। चलिए ना। सुनिए शाव, राजकुमार भले ही रोज राजकाज में पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, पर वो रात का खाना रोज राजकुमारी के साथ ही खाते हैं। ये है असली प्यार, ये है सच्ची जोड़ी। हम 1 साल से साथ में हैं, पर आप तो। ठीक है, मैं समझ गया। मैं वादा करता हूँ कि मैं जब तक राजकुमार के महल में हूँ हर रोज तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। आपके दिमाग में सिर्फ खाना रहता है, बुद्धू। हाँ? अरे तो क्या तुम तैयार हो इस बेवकूफ से शादी करने के लिए?
मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे इस तरफ। ये क्या कर रहे मैं आ रहा हूँ पकड़ने। हिलना मत। अरे क्या? अरे राजकुमारी, इधर आओ। यहाँ आओ। भैयाली इधर। आंखें बंद ही रखो। राजकुमार, राजकुमारी, कैसा लगा? ये इतना मुश्किल नहीं है ना? मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है ली ये नहीं कर पाए। शाओ, अब इन सबको पढ़ाई करनी चाहिए ना। चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ। बच्चों चलो आ जाओ, चलो पढ़ाई का समय हो गया है। अलविदा बच्चों। हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अलविदा। रंगली दीदी, शाओ भैया की बात मानना, ठीक है? बदमाशी मत करना। मानियाओ, क्या तुम्हें सच में बच्चे इतने पसंद हैं? तो क्यों ना हम भी अपने खुद के बच्चे पैदा कर लें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। पर मैं तो चाहता हूं ना। मानियाओ, पिछले 1 साल में क्या तुम खुश रही हो? पिछला 1 साल मेरे जीवन का सबसे खुशहाल समय था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी। तो फिर मुझसे शादी कर लो और मेरी पत्नी बन जाओ। हम अपने बच्चों को पालेंगे और अपना परिवार बनाएंगे। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और उम्र भर साथ रहेंगे। ली, अब तुम्हें और इंतजार नहीं करवाऊंगी। एक दिन हम इस लड़ाई से आजाद हो जाएंगे और खुशहाल जिंदगी जिएंगे, और आज की तरह दर्दनाक अतीत को फिर से लिखेंगे, और वो भी हमारे खूबसूरत यादों से। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? वापस आ गए राजकुमार चैन, वापस आ गए। वो लौट आए। बधाई हो, बधाई हो। राजकुमार चैन वापस आ गए। राजकुमार चैन। 1 साल पहले सेनापति फू ने महारानी फू की राजमुद्रा को इस्तेमाल किया। वे ही सेनापति फू की जबरदस्त प्रतिष्ठा से डर गया। यहाँ तक कि जब उत्तर क्षेत्र में गृह युद्ध हुआ तब भी उन्होंने हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वो बहुत ही महान है। ये वाकई में शाही वंश का वंशज है, सच्चा स्वर्ग का पुत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अगर आप बात कहें है? तो जहाँ तक महारानी फू का सवाल है, सब जानते हैं कि वो सैन यन महल में लगी आग में मर गई थी, लेकिन पता नहीं था कि वो जीवित हैं। असल में उस समय एक नौकरानी ने उन्हें बचाया था। दुर्भाग्यवश उसी दिन उनकी अद्भुत सुंदरता खो गई। वो इतनी डर गई थी कि उनके दिमाग पर असर पड़ा। ये सच में दुख की बात है। मैंने सुना था उस समय उनकी सुंदरता बहुत प्रसिद्ध थी। क्या कहा? महारानी फू क्या कहा आपने? चैन की राजकुमारी है। वो बेहद शालीन और असाधारण सुंदरता की धनी थी। उस समय उनसे शादी करने के लिए सम्राट ने बहुत प्रयास किए। दुर्भाग्य से उनकी सुंदरता स्थायी नहीं रही, भले ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। सौभाग्य से राज प्रतिनिधि बहुत ही दयालु और माता पिता के भक्त हैं। अपनी माता के इलाज के लिए चिकित्सक ढूंढे। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा।
कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरे साथी कहानीकार, तुम लगातार उत्तर राज्य की कहानियां क्यों सुना रहे हो? दक्षिण क्षेत्र की भी बात करो। हाँ, हाँ, सही कहा, सही कहा। दक्षिण क्षेत्र की भी कहानी सुनाओ। हमारे राजकुमार ली दक्षिण में किसी से भी कम नहीं है। सही कहा, सही कहा। दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हुए राजकुमार ली, जो कभी सिंहासन का सबसे योग्य वारिस था, उस समय केवल एक महिला के कारण उसने सिंहासन छोड़ दिया। अब वो दक्षिण में छिपा हुआ है। अब उत्तर राज्य के दिवंगत सम्राट द्वारा दी गई पदवी इस्तेमाल कर रहा है और अब भी उसके ऊपर देशद्रोही होने का कलंक है। देशद्रोही हो या नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि राजकुमार ली के आने से बहुत सुधार हुआ है। तब से हम विद्वानों द्वारा शोषित नहीं होते, है ना? आप बिल्कुल गलत है महोदय। भले ही राजकुमार ली का सुधार परिणाम दिखा चुका है, फिर भी विद्वानों के पास बहुत ताकत है। वो सुधार लंबे समय तक नहीं टिकेगा। हमने ये युद्ध शांत तो कर दिया है, लेकिन उत्तरी राज्य हमें शिकार की तरह निहार रहा है। अगर युद्ध हुआ तो हम सारे के सारे हार जाएंगे और सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा। हाँ, सही कहा, सही कहा महोदय। राजकुमार चैन, राजकुमार चैन, वापस आ गए। चलो। अरे राजकुमार चैन वापस आ गए। अरे चलो चलो चलो, राजकुमार चैन आए। राजकुमार चैन आ जाओ, बहुत ही आकर्षित है। मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा युद्ध जीत कर वापस आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो जल्दी वापस आएंगे। हाँ हाँ, सही क्या कहा, बात सही है, कहा। बिल्कुल सही। आखिरकार वो वापस आ ही गए। लुओ सेना की जीत की खबर फैल गई है। यहाँ तक कि चैन के कर्मचारी भी हमें बधाई देने के लिए जल्दी से दक्षिण पहुँच गए हैं। लेकिन राजकुमार ली का कोई अता पता नहीं। वो खुद उनके स्वागत के लिए क्यों नहीं आए? राजकुमार ली आज अन्य काम में व्यस्त हैं। मैं उनके स्थान पर सरकारी मामलों को संभालने वाला हूँ। सभी लोगों ने वो पत्र देख लिया है। सम्राट अब दूसरे सम्राट को मिलना चाहते हैं। राजकुमार ली को संधि के लिए चैन बुलाया है। ये वाकई में उचित नहीं है। एक सम्राट का दूसरे सम्राट से मिलना गलत कैसे? अब लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग तो इस बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि राजकुमार ली अपने आप को सम्राट नहीं कहलाते क्योंकि वो देशद्रोही है और दोषी है, और वो कहते हैं कि वो फूचाओ के मुकाबले में काफी कमजोर हैं। लेकिन क्या सच में राजकुमार ली सम्राट के उत्तराधिकारी है? जैसे ही वो सिंहासन पर बैठेंगे तो लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। सही कहा महोदय। राजकुमार ली ने सम्राट द्वारा दी गई उपाधि स्वीकार की थी। ये सम्राट के प्रति निष्ठा और प्रेम दिखाता है। वो उत्तर और दक्षिण में युद्ध नहीं चाहते और ना ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा राजकुमार ली बार बार चैन के प्रति अपनी सोच स्पष्ट कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि पहले पूरा उत्तरी राज्य एकजुट हो और अन्य मामलों पर शांति कायम हो। लेकिन इस बार वो राजकुमार ली को आमंत्रित करने के लिए उत्सुक है। पिछले आमंत्रणों की तुलना में संधि के लिए उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अपनी सेना भी हमें देंगे। चैन के समर्थन के साथ हमारी सेना और मजबूत होगी ताकि उत्तर राज्य को हरा सके। मुझे लगता है कि राजकुमार इसे स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि सम्राट के रूप में चैन से मिलना अभी ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि राजकुमार सम्राट नहीं बन सकते। महोदय सन, आपकी क्या राय है? मैं राजकुमार ली के फैसले का समर्थन करता हूँ। लेकिन राजकुमार ली अभी यहाँ नहीं है। लेकिन सम्राट ना बनने का ये विचार क्या राजकुमार फेंग यांग का है या फिर राजकुमार ली का खुद का? हम इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे? बदतमीज। चाचा जी, अधिकारी साई, जब मेरे पिता संकट में थे तब चाचा यहाँ पर आए। जख्मी होने के बावजूद यहाँ की स्थिति संभाली और यही कारण है कि आज यहाँ पर शांति है। लेकिन आप सभी बस एक देश के संस्थापक बनना चाहते हैं। आप बस पुरस्कार चाहते हैं। क्या आपको मेरे भाई और चाचा के राष्ट्रीय शत्रुता की कोई परवाह नहीं है? राजकुमार चैन, अगर आप वापस आने वाले थे तो हमें क्यों नहीं बताया? भाई उस धोखेबाज फू की तरह राज्य को धोखा नहीं देंगे। वो अधर्मी, निर्दयी और अन्यायपूर्ण बिल्कुल नहीं होंगे। जब तक उत्तर राज्य व्यवस्थित नहीं होगा तब तक भाई खुद का राज्याभिषेक नहीं करेंगे। मेरे साथी मंत्रियों, अगर किसी ने भाई को बदला लेने से मना किया या फिर खुद को सम्राट कहने की सलाह दी तो मुझसे युद्ध के मैदान में मिलिएगा, जहां हम लाशों के ढेर लगाएंगे। कैसा रहा सुझाव? राजकुमार ली ने आदेश दे दिया है। चैन का कोई कर्मचारी उनसे मिलना चाहता है तो कह देना कि राजकुमार चिंगजो में नहीं है। इसलिए महोदय चाओ चैन जाएंगे हमारे सीमांत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और सीमा खोलने पर चर्चा करने।
जहां तक दो देशों के बीच संधि का सवाल है, उस पर हम सोचेंगे। जी राजकुमार, मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। तो भाई के दिमाग में पहले ही कोई योजना है। हमारे सेना के लिए हमारी जीत से पहले ही भाई ने मुझे एक पत्र लिखा था कि मैं सैनिकों के लिए दावत रखूं। प्रतिनिधि साई, इस बार मैं दक्षिण जल्दी वापस आया ताकि मैं आपसे बात कर सकूं कि सेनापति लो जी की वापस लौटने से पहले सैनिकों को विशेष धन में से कुछ मुआवजा दिया जाए और इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास बहुत काम है, इतनी जल्दी इतने धन का प्रबंध नहीं हो सकता। भाई के आदेश पर मैंने सैन्य कोष का खाता देखा है। परिवर्तन के लागू होने के बाद से सैन्य कोष बाकी कोष से अलग रखा गया था। अगर उसमें कमी है तो मुझे डर है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आप लो जी का स्वभाव तो अच्छे से जानते हैं। अगर लो सेना का कोई पैसा खो गया तो मुझे डर है कि आपकी संपत्ति का इस्तेमाल होगा सेना की पूर्ति के लिए। राजकुमार, आप मेरे लिए चीजें मुश्किल कर रहे हैं। राजकुमार, सीमा पर लड़ रहे सैनिकों को धन्यवाद देने के लिए जो हमारी रक्षा के लिए लड़े, मैं 100 तोल सोने का दान देने के लिए तैयार हूँ, सैनिकों को इनाम देने के लिए। अब सच में समझदार हैं गुरुजी। जैसा कि मुझे पता है, परिवर्तन लागू होने के बाद से सन परिवार की जमीन जब्त कर ली गई है, लेकिन आपने कभी भी परिवर्तन को रोकने की कोशिश नहीं की। जी, वो करना सही होगा। तो अधिकारी साई, क्या कहना है आपका? मैं लुओ सेना के वापस आने से पहले उनका धन उन तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। फिर ये अच्छी बात है। मानिया, लूजी का जश्न 2 दिन में होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ली, जानती हो मेरे बालों से फर्क नहीं पड़ता और मैं हवेली में अपने रूप के कारण छुपी हुई नहीं थी। फिर भी मैं अभी मुश्किल स्थिति में हूँ। अगर मैं ऐसे अधिकारियों के सामने चली जाऊं तो सिर्फ मुझे ही नसीहत नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें भी घसीटा जाएगा। परिवर्तन शुरू करना आसान नहीं है और इस मामूली बात के लिए मैं मुसीबत नहीं चाहती। मानिया, अभी जो तुमने कहा, मैं उन बातों की परवाह नहीं करता। मुझे दूसरों की आलोचना की परवाह नहीं है। मुझे बस ये पता है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर सेना का सामना कर सकती हो तो तुम्हें मेरे पीछे नहीं छुपना चाहिए। पहले की बातों की वजह से तुम मेरी पत्नी का दर्जा स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन अगर तुम गर्व से मेरा साथ नहीं दे सकती तो मैं चैन से कैसे रह पाऊंगा? ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ दावत में आऊंगी। पिछले 1 साल में परिवर्तन के परिणाम का आधा श्रेय तुम्हें जाता है मानिया। अगर हम कठिनाइयों का सामना साथ कर सकते हैं तो हमें इस सम्मान का आनंद भी साथ में लेना चाहिए। इसके अलावा एक और बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये लुओ जी के बारे में है? मैं कभी भी अपनी सोच को तुमसे नहीं छिपा सकता हूँ। पिछले 1 साल में परिवर्तन लागू होने के बाद विद्वानों की ताकत कम हो गई है। साथ ही लुओ जी ने कई युद्ध जीत लिए हैं और अब वो और उसके गरीब सैनिक सक्षम हो गए हैं। लुओ जी हमेशा से घमंडी रहा है। अगर हम उसे अकेला छोड़ दें तो उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसीलिए मैंने जानबूझकर चैन को उसके दस्ते में रखा। चैन और मेरा ये मानना है कि भले ही लूज या शिष्ट और आक्रामक क्यों ना हो, वो सेना का संचालन बहुत अच्छे से कर सकता है। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली सेनापति है। इस तरह का जुझारू आदमी किसी भी ताकत के आगे नहीं झुकेगा और उसे पैसे या महिलाओं की परवाह नहीं। वो निष्ठा के साथ हमारी सेवा करेगा अगर उसने हमें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया होगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। लुओ जी को तुम्हारे आगे झुकाऊंगी। और वो कैसे करोगी तुम? राजकुमार चैन, राजकुमार चैन। भाई मैनिया, मैंने सुना कि आज आप बाहर खेलने गए थे, इसीलिए मेरे स्वागत में कोई नहीं था। राजकुमार, राजकुमारी, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मुझे घुसना की जरूरत नहीं है। राजकुमार चैन, आपको पता नहीं है, आप जब से सेना शिविर गए यहाँ कुछ नए नियम बन गए हैं। जब राजकुमार राजकुमारी के साथ भोजन कर रहे हो तो उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। भोजन तैयार है, कृपया उसका आनंद लीजिए। सुनो,
राजकुमार चेन के लिए भी भोजन परस दो। जी। भाई मैं नहीं आऊं। क्या रोज आप खाने में यही खाते हो? ये तो शिविर के खाने से भी बेस्वाद खाना है। मुझे लगा था महल वापस आने के बाद मुझे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। मैनियाओ ने सब सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की खातिर किया है। इनका आदेश है कि बेकार के खर्चों को रोका जाए। और वैसे ये खाना मैनियाओ ने खुद बनाया है। हम 1 साल से ऐसे ही खा रहे हैं। देख कर ही बता सकता हूँ, जरूर ये खाना मैंने उन्हें बनाया है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई को इस खाने में कुछ ज्यादा आनंद नहीं आ रहा। लगता है 1 साल सेना में रहने के बाद तुम्हारी युद्ध कला बेहतर हो गई है। बिल्कुल। मैं हर रोज सेना के शिविर में प्रशिक्षण लेता था। कैसा रहेगा अगर हम दोनों एक दिन मुकाबला करें? तुम्हें पहले मैनियाओ से मुकाबला करना होगा। मैनियाओ पिछले 1 साल से कड़ी मेहनत कर रही है। ये घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी माहिर है। अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने गलती से इन्हें चोट पहुंचा दी तो तुम तो मुझे जान से ही मार दोगे। राजकुमारी, ये औषधि आपके लिए के ने बनाई है। क्या ये के ने बनाया है? मुझे चखना है। ये तुम के को देने वाले हो ना? चलो खाना खाते। मुझे देखना है कि तुमने कैसा बनाया है। देखिए, मुझे मिल गया। क्या मिल गया? ये रक्तवंश की जड़ें हैं। देखो। कौन सी रक्तवंश की जड़ें? मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। तुम नहीं ढूंढ पाओगे। इस तरह की जड़ सबसे खतरनाक और अजीब जगहों पर होती हैं। सिर्फ जासूस वो जैसे माहिर ही ढूंढ पाएंगे। और साथ ही ये रक्तवंश की जड़ें राजकुमारी के जीवन से जुड़ी हैं। क्या इसका असर मैनियाओ की जीवन पर होगा? लेकिन पिछले साल के संदेश के अनुसार तो वो बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी है। मुझे लगा वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। और अभी भी जब देखा तब वो ठीक लग रही थी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। राजकुमारी अब सामान्य लग रही है क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले साल कुछ औषधियों का सेवन किया था। हालांकि उनकी नाड़ी सामान्य है, पर फिर भी कुछ छुपी हुई समस्याएं हैं। शायद ये जहर पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ। मतलब रक्तवंश की जड़ें जहर को निष्क्रिय कर सकती हैं? मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन उस जहर का पता नहीं लगा पाई जिससे राजकुमारी संक्रमित है। लेकिन इस किताब में मैंने जादुई रक्तवंश की जड़ों के बारे में पढ़ा। ये जहर को निष्क्रिय और बालों को काला कर देती है। तो इंतजार किस बात का है? चलो जाकर भाई को बताते हैं। रुको रुको, अरे रुको। हम उन्हें रक्तवंश की जड़ें ढूंढने के बाद बता सकते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उन्हें लगे कि राजकुमारी पूरी तरह से ठीक है? अगर हम इसे नहीं ढूंढ पाए तो ये बहुत निराशाजनक होगा। हाँ, इस 1 साल में तो तुम वाकई में समझदार हो गई हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सच में भाई और मैनियाओ ने बहुत मुश्किलें झेली हैं ताकि वो आज की तरह खुश रहकर साथ में जिंदगी बिता सके। जासूस, चलो रक्तवंश की जड़ों का स्थान ढूंढते हैं। ठीक है। जासूस वो, हाँ चलिए। ठीक है। अरे रुक जाओ। दिन भर महल में रहकर मैं बहुत ही ऊब गया, इसलिए मैं भी बाहर जा रहा हूँ। तुम वो जड़ें ढूंढने जा रहे हो ना? यहाँ। यूची पर्वत? ये जगह तो मैंने कभी सुनी नहीं है। तुम्हारी जानकारी तो सही है ना? जानती हो कल रात तुम्हारे साथ आने के लिए मुझे भाई से कितने झूठ बोलने पड़े। अगर हम खाली हाथ लौटे तो समय की बर्बादी होगी। तुम अधिकारी वो को इस तरह घूर क्यों रही हो? जासूस वो,
आप हमेशा इतने चिंतित क्यों रहते हैं? अगर आप हमेशा सख्त रहेंगे तो आपके पेट पर बुरा असर पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या? जब आपका पेट ठीक नहीं होगा तो झुर्री आ जाएंगी, और झुर्री आएंगी तो आप बूढ़े दिखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। युद्ध कला का अभ्यास करने वाले ऊर्जावान होते हैं और दूसरों से जवान लगते हैं। मैं कभी बूढ़ा नहीं लगूंगा। बिल्कुल बूढ़े लग रहे हैं। काश मेरे पास आईना होता तो मैं आपको दिखा सकती थी कि जब आप बोहे तानते हैं तो कितने बूढ़े लगते हैं। क्यों ना आप मेरी आंखों में देखिए, आपको अपना प्रतिबिंब दिख जाएगा। मेरी आंखें ज्यादा बड़ी है, तुम्हें मेरी आंखों में देखना चाहिए। सुनो, तुम्हारे हिसाब से मैं कितने साल का लगता हूँ? 40? क्या मैं सच में इतना बूढ़ा लगता हूँ? देखिए, जब गंभीर नहीं होते तो बेहतर लगते हैं। हाँ, चलो, बहुत देर हो चुकी है। यूजी पर्वत काफी दूर है। अरे चलो। ये क्या कर रहे हो? पहले से ही देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। चलो। महोदया, जो धुन आप बजाती है ना, वो उन उदासीन धुनों से कहीं बेहतर है। तुम्हें बस ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम इसे समझती नहीं हो। अगर तुम इसे समझ सकती तो तुम इसे सुनने के बाद इतनी खुश नहीं होती। कभी कभी मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। कभी कभी कुछ बातें ना जानने में भी सुख है। महोदया सन, आप इतनी होशियार हो फिर भी आप हमसे ईर्ष्या करती हो। आप खुद को कम क्यों समझती हो? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सोचा था अब शाओ वापस आ गए हैं, इसीलिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। आप कहना चाहती हैं कि आप मेरा स्वागत नहीं करेंगी तो मैं चली। नहीं नहीं, रुको ना। पिछले 1 साल से तुम हमेशा मुझे मिलने आती रही, बहनों की तरह है जिन्होंने साथ में कठिनाइयाँ झेली हैं। मैं तुम्हें हमेशा अपने बराबर का ही समझती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम मुझे मोहतरमा कहो। तुम ऐसे मजाक के लिए कैसे जा सकती हो, बताओ मुझे। मैं भी बस मजाक कर रही थी। ये राजकुमारी ने आपके लिए भेजी है। इधर आओ। हाँ बोलिए। इसे रोंगली की दी हुई चाय में डालकर उबालना। ठीक है। रोंगली को मेरा धन्यवाद देना। पिछले 1 साल से मेरा ख्याल रखने के लिए भी उन्हें धन्यवाद कहना। वो हर मौसम की शुरुआत में मुझे नई चाय भेजती आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजकुमार ली भी आपके बारे में पूछते हैं। क्या सच में? हाँ, राजकुमार ली दक्षिण में आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में बात करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सब पुरानी बातें हैं। मेरी बात सुनो, कृपया मेरा धन्यवाद राजकुमार और राजकुमारी रोंगली तक पहुंचाना। पहले उन दोनों ने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, उसका फल उन्हें मिल चुका है। आखिर वे पति पत्नी बन गए हैं। महोदया, क्यों ना आप मेरे साथ राजकुमार ली की हवेली पर चलें? आप खुद ही दोनों को धन्यवाद कह दो। वो सच में आपको देखकर बहुत खुश होंगे। नहीं, मैं 1 साल से इस महल से बाहर नहीं गई। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। महोदया, सच कहूँ, अगर आप बाहर जाओ और थोड़ा घूम लो तो आपको पता चलेगा कि लोग पहले की बातें भूल चुके हैं। वो आपको अजीब नजरों से नहीं देखेंगे। और अगर आप हर दिन हवेली में सिर्फ अपने सितार के साथ बैठेंगी तो आपको समझने वाला कैसे मिलेगा? राजकुमार और राजकुमारी को थोड़ी बहुत संगीत की समझ है, पर वो दोनों आजकल काम में व्यस्त रहते हैं। बहुत दिनों से साथ में सितार नहीं बजा रहे हैं। महोदया, चाय आ गई है। देखिए कितनी खुशबूदार है। ये अभी तैयार की गई चाय है। महोदया, राजकुमारी, देखिए कौन आया है। याली, काफी समय बाद मिली। नमस्ते राजकुमारी रोंगली। अरे रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। राजकुमारी,
ये एक शांति देने वाली अगरबत्ती है जो मैंने बनाई है आपके लिए। धन्यवाद। इतने समय बाद भी तुम इतने विनम्र हो। तुम्हारी इस खूबसूरत भेंट के लिए शुक्रिया, मेरी चिंता दूर कर दी। क्या आपको आजकल सोने में परेशानी हो रही है? मैं नहीं, लेकिन ली कर रहे हैं। वो फिलहाल बहुत व्यस्त हैं, देर से लौटते हैं और सो भी नहीं पाते हैं। अगर इस अगरबत्ती से राजकुमार को आराम मिलता है तो ऐसी और अगरबत्तियाँ मैं आपके लिए बना दूंगी। तुम्हारा धन्यवाद। याली आओ। तुम्हारा पिछला साल कैसा रहा? मैंने लिंगुए से कई बार तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने सुना कि तुम ठीक नहीं थी और बाहर नहीं जाती थी। मेरा हाल पूछने के लिए धन्यवाद। अब मैं ठीक हूँ, पहले से काफी ज्यादा। बैठो, बात करते हैं। राजकुमारी, क्या आप शतरंज खेल रही हैं? हाँ, मैं राजकुमार के साथ खेल रही थी, लेकिन बीच में हमें किसी कारणवश रुकना पड़ा, इसलिए ये सब हुआ। अच्छा, क्या तुम ये खेल पूरा करना चाहोगी मेरे साथ? जरूर। राजकुमार आपके प्रिय और सबसे अच्छे मित्र दोनों हैं। कितनी ईर्ष्या होती है। और मुझे देखो, मैं पूरी तरह अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। काफी समय हो गया शतरंज खेले। एक अनपेक्षित रास्ता, कितनी शानदार चाल है। हालांकि तुमने अपने कई प्यादे खो दिए, फिर भी तुमने नया रास्ता निकाल लिया। जो खोया है उसे पालो। अगर तुम अतीत को छोड़ दो तो तुम्हें उज्जवल भविष्य दिखाई देगा। याली, तुमने खुद को हवेली में बंद कर रखा था। लगता है तुम शतरंज का अभ्यास कर रही थी। मैंने 1 साल से शतरंज नहीं खेला है और मेरा अभ्यास छूट गया। हालांकि मैंने एक रास्ता निकाल लिया है, लेकिन मैंने अपने बहुत से मोहरे खो दिए। सफेद मोहरों की संख्या कम होने के कारण अंत निश्चित है। अब चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इस खेल में फिर भी हार जाऊंगी। अब जब तुम शतरंज नहीं खेलती, सितार तो बजाती हो ना? अब मैं उसे नहीं बजाती। मैं वैसे भी उसे आपकी तरह नहीं बजा सकती हूँ। राजकुमारी, मुझे याद आया कि मैंने अपने पिता से वादा किया था। मुझे अब जाना होगा। पिताजी। राजकुमार ली के महल गई थी? जी। लगता है कि आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। पिछले साल मैंने तुम्हें कई बार सलाह दी थी, राजकुमारी रोंगली से जाकर मिलो और उनके द्वारा राजकुमार ली तक पहुंचो। पिताजी, मैं आज वहाँ रोंगली से मिलने और शतरंज खेलने गई थी। मैंने राजकुमार को नहीं देखा। लगता है तुम अब भी मेरी कोशिशों से अनजान हो। राजकुमार ली और रोंगली एक समर्पित जोड़ी है। मेरे पास उनके बीच में जाने का कोई मौका नहीं है। अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो तुम सफल हो जाओगी। लुओजी कल वापस आएगा। राजकुमार ली ने दावत का इंतजाम किया है। अपना वाद्य लेकर कल मेरे साथ आना। तुम्हें राजकुमार को ये दिखाना होगा कि तुम अब भी मौजूद हो। पिताजी, मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहती, सबकी बातों का मुद्दा बनने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जाना ही होगा। राजकुमार को आम दावतों में कोई रुचि नहीं है। अगर लुओजी को शराब पसंद नहीं होती तो तुम्हें ये मौका भी नहीं मिलता। हम अब पहले जैसे नहीं रहे। लुओजी और उसके गरीब सैनिक उसके पक्ष में है। मैंने अपनी शानो शौकत को छोड़ दिया, तो मुझे तुम्हारी परवाह क्यों करनी चाहिए? जी पिताजी, जैसा आप कहें।
अभिनंदन हो सेनापति लुओ। इस जीत के लिए आपको बहुत अभिनंदन बहुत हो शुभकामनाएं। सेनापति लुओ, अभिनंदन हो। इस तरफ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो सितार वाली महिला, मैं बैठे बैठे उब चुका हूँ। मेरे लिए एक गीत बजा कर दिखाओ ताकि मेरी बोरियत थोड़ी दूर हो जाए। सेनापति लुओ, ये है मेरी बेटी याली। वो आज राजकुमारी के साथ वाद्य बजाने आई है। क्योंकि वो महोदय सुन की बेटी है और वो बहुत अच्छा सितार बजाती है। वैसे भी राजकुमार देरी से आने वाले हैं। यहाँ सिर्फ बैठे रहना हमारे लिए बोरियत है और मुझे अकेले शराब पीने में मजा नहीं आता। तो क्या तुम तैयार हो मेरे लिए एक धुन बजाने के लिए? याली, सेनापति लुओ के लिए अच्छी सी धुन बजाओ। जी पिताजी। आपको जीत के लिए बधाई सेनापति लुओ। सेनापति लुओ, राजकुमार अब तक नहीं आए। ज्यादा शराब पीने से क्या होगा? राजकुमार अगर देर से आएंगे तो क्या वो मुझे शराब पीने के लिए दोष देंगे? आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये दावत आज आपके लिए रखी गई है। मुझे यकीन है कि राजकुमार आपके पीने पर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन हम में से यहाँ कोई भी वैसा नहीं कर रहा जैसा आप कर रहे हैं सेनापति। राजकुमार को देर क्यों हो रही है? लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। सेनापति लुओ, हाल ही में राज्य बहुत शांत है और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। मुझे डर है कि राजकुमार को किसी और कारण से देरी हो रही है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें रोक सकता है? इस दक्षिणी सीमा में एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें रोक सकता है वो उनकी पत्नी ही है। आप युद्ध में थे तो इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा। अब राजकुमार के दिल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनकी पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वो तो होने वाली पत्नी है ना। होने वाली पत्नी? उनकी अभी तक राजकुमार से शादी नहीं हुई है। राजकुमार हाल ही में उन्हें वापस ले आए हैं। उनके पास अभी तक कोई औहदा नहीं है, लेकिन राजकुमार ली उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा उनके साथ दुनिया भर की यात्रा करते हैं। इसकी वजह से उनके काम पर असर पड़ता है। इसके अलावा राजकुमार उनकी बात भी सुनते हैं। कभी कभी तो वो पहले उनसे सरकारी मामलों पर चर्चा करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। एक औरत को क्या ही पता होगा। यहाँ तक घातक सुंदरी के सिद्धांत को भी जानता हूँ। राजकुमार मुझसे कहीं ज्यादा चतुर है। वो उन्हें मोहित कैसे कर सकती है? मेरे साथी अधिकारियों, राजकुमार ली इस दावत में शामिल नहीं हो सकते। राजकुमार की तबीयत ठीक नहीं है। कृपया दावत शुरू कर दीजिए। तो आइए हम सब सेनापति की जीत का जश्न मनाएं। महोदय सन, मैंने सुना था कि वो कल तक बिल्कुल ठीक थी और आज अचानक बीमार कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सेनापति लुओ से मिलना ना चाहती हो? ये समझ में आता है। मैंने सुना है कि राजकुमार ली के महल की मालकिन बहुत ही प्रतिभाशाली, कोमल और गुणी है।
आमतौर पर वो आपके जैसे साधारण व्यक्ति से मिलना नहीं चाहेगी। हालांकि मैं गरीबों में से हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सहन किया है राजकुमार की मदद के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए। लुओ सेना ने महान सेवाएं दी हैं, जिसके लिए राजकुमार को भी सम्मान मुझे देना पड़ेगा। तो ऐसे किसी मोहित महिला के लिए ये दावत कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो बेतुका है। अपमान कर रहे आप मेरा। आप किसे मोहिनी औरत कह रहे हैं? आखिर तुम कौन हो? किस हिम्मत से अपने वरिष्ठ के खिलाफ जा रहे हो तुम? मैं राजकुमारी का अंगरक्षक हूँ। मैं केवल उनका सेवक हूँ। अपने वरिष्ठ से उल्टा बोलना। आप वरिष्ठ नहीं हैं।